हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि हमें विदित है, आजकल हमने राजस्थान का भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रखी है और उसमें आज तक जो परीक्षाओं में पीछे पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं को आधार मानते हुए, उन प्रश्नों को आधार मानते हुए हमने ये समझाने का प्रयास किया और ये सामग्री एकत्रित की है। सिर्फ उन प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि आजकल हमने देखा है पीछे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर उन्हीं में से आगे प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो आपको सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, उस सामग्री से बाहर बहुत ही कम प्रश्न आने की संभावना रहती है। यानी लगभग आपका कल्याण करने के लिए इस चैनल में जो सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी वो पर्याप्त है दोस्तों। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करें तब तो चाहे कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो तो अलग बात होती है। लेकिन समझने के लिए यहाँ बहुत ही शानदार ढंग से प्रत्येक प्रश्न को चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है और कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ऑथेंटिक सोर्स लिए जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर भूगोल से संबंधित आपको कुछ समझना है तो यहाँ आइए और अपने तैयारी में चार चांद लगाइए। तो शुरुआत करते हैं। आज का ये भौतिक विभाजन है राजस्थान का, इसके बारे में इसका एक भाग हमने पहले अपलोड कर दिया दोस्तों। तो जो विद्यार्थी, जिन भाई बहनों ने अगर वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि दो भाग हम जो भौतिक प्रदेश हैं चार, उनमें से दो के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। और कुल मिलाकर राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार, वो दो टॉपिक हमने क्लियर कर दिए हैं और ये तीसरा टॉपिक चल रहा है। ये राजस्थान की महत्वपूर्ण राजस्थान का भूगोल है, इससे संबंधित दो इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी, इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पूर्वी मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अरावली प्रदेश, ये भी पढ़ लिया था। ये देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो सबसे पहले तो राजस्थान के चार भाग, एक तो ये मरुस्थल वाला, फिर अरावली पर्वत, फिर पूर्वी मैदान और फिर हाड़ौती पठार, ये चार भाग हैं। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आज हम ये जो तीसरा है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ राजस्थान के लगभग 61% भाग पर क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ 40% जनसंख्या रहती है, ये पढ़ लिया। और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये पढ़ लिया। तो सबसे प्राचीन कौन सा है इन चारों प्रदेशों में? सबसे प्राचीन ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद में कौन सा? ये जो मैदानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये इसके बाद में। और फिर दूसरे नंबर पर ये, और सबसे नया ये वाला सबसे पश्चिम में है ना, उत्तर पश्चिम में, ये सबसे नया है। और इससे पुराना हाड़ौती प्रदेश वाला, और इससे पुराना पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उससे पुराना अरावली प्रदेश। तो ये अरावली प्रदेश सबसे प्राचीन, उसके बाद ये पूर्वी मैदानी भाग है, और उसके बाद है हाड़ौती प्रदेश, और सबसे अंत में यानी सबसे नया कौन सा है? ये मरुस्थलीय इलाका। तो ये चार राजस्थान के भाग हैं। इनमें पहला ये मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ लिया कल। आज हम इस पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीस्टोसीन के प्रारंभिक युग, प्लीस्टोसीन युग है, इसका प्रारंभिक और अंतिम दो भाग बनाए थे। उत्तर भाग में कौन सा था? ये मरुस्थल वाला, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग है, ये प्लीस्टोसीन का उत्तरी भाग है। और ये प्लीस्टोसीन युग का प्रारंभिक भाग। ये दो नाम याद रख लेना, है दोनों में प्लीस्टोसीन युग।
समय के अनुक्रम में अगर देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया तीसरे नंबर पर सबसे प्राचीन कौन सा, अरावली, और उसके बाद तीसरे नंबर पर यानी चौथे नंबर पर तो अरावली हो गया, और तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदान। तो यहाँ तीसरा अनुक्रम दे रखा है समय के अनुक्रम में। राज्य का 23.3% एरिया कवर करता है। कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका 23.3% भाग है वो इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ 39% 39% जनसंख्या निवास करती है, और यह टेथी सागर का अवशेष है। देखिए दोनों, टेथी सागर का अवशेष कौन सा है, ये तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, और ये रेतीला मरुस्थल है। तो उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है और ये पूर्वी मैदान, दोनों टेथी सागर के अवशेष हैं। टेथी सागर के अवशेष हैं तो फिर बच गए एक तो अरावली वाला और ये हाड़ौती वाला। तो ये कौन से हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जबकि ये कौन सा, हाड़ौती प्रदेश है, ये भी गोंडवाना लैंड का। तो दो तो हैं गोंडवाना लैंड के अवशेष, कौन कौन से, अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार। जबकि ये दो पूर्वी मैदान और ये कौन सा, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये दोनों हैं टेथी सागर के अवशेष। टेथी सागर क्या है ये आपको मैंने बता दिया था। ऊपर अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच समुद्र हुआ करता था, उस समुद्र का नाम था टेथी सागर। और समय के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और एक दूसरे से टकरा गए। कौन कौन से, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये दोनों एक दूसरे से टकराने पर ये सागर बीच में से गायब हो गया। यहाँ इस गायब होने वाले टेथी सागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है कौन सा, ये उत्तर पश्चिम का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग। तो इस प्रकार ये उत्तर भारत के विशाल मैदान है उसी का भाग है, पूर्वी मैदानी भाग है, और ये अरावली उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है। ये दोनों भारत का उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसी के भाग हैं। आगे देखिए, 13 जिलों में अवस्थित है। कितने जिलों में, 13 जिलों में। यह प्रदेश पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ढाल के साथ 200 से 500 मीटर की औसत ऊंचाई लिए हुए है। पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है इसमें। स्वाभाविक सी बात है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो ऊपर उठा हुआ है, और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, गंगा की तरफ जाती हैं, और फिर बंगाल के खाड़ी में गंगा है वो कहाँ जाकर समा जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग ऊपर उठा हुआ, यहाँ से आधा पानी इस साइड में जाता है, क्योंकि ये जल विभाजक का काम करती है अरावली पर्वतीय श्रृंखला ये। तो ये जो नदियाँ यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, ये एक काफ़ी बड़ा रूप लेकर बनास और अन्य सहायक नदियों का पानी है वो यमुना में फिर गंगा में मिला देते हैं और बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो ढाल किस साइड में हो गया, पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है इसका, यही लिखा है इसमें, पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है, और 200 से 500 मीटर की औसत ऊंचाई है। इस प्रदेश में 60 से 80 सेमी की औसत वर्षा होती है। कितने सेमी की, 60 से 80 सेमी की। साथ साथ में वो जो पीछे बताए थे वो भी याद रख लेना। 40 से 60 की औसत वर्षा कहाँ, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, और 10 से 40 उत्तर पश्चिम के मरुस्थल में। 10 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 यहाँ, यानी आर्द्र जिला है ये आर्द्र जलवायु है। औसत वर्षा, जबकि बनास, बाणगंगा, चंबल और माही यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। लूनी नदी कहाँ थी, उत्तर पश्चिम वाले भाग में, और यहाँ बनास है, बाणगंगा है, चंबल है, माही, ये इस पूर्वी मैदानी भाग में आती हैं दोस्तों। पूर्वी मैदानी भाग है जो कि दक्षिण तक चला जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला उसके सारे उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहुंच जाता है। तो सिर्फ पूर्वी भाग नहीं है, ये पूरा लंबा इलाका है। यहाँ ये मुख्य चारों नदियाँ बता दी हैं। यहाँ की जलवायु आर्द्र है, आर्द्र, अति आर्द्र और उप आर्द्र के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये 60 से 80 आर्द्र और इससे थोड़ी कम, 60 से 80 आर्द्र, 80 से ऊपर अति आर्द्र, और 60 से कम, 60 से अगर कम है
तो वो उप आर्द्र 40 से 60 अरावली पर्वत श्रृंखला में आए थे, तो वो तो आगे उप आर्द्र और ये आ गई आर्द्र, और इससे ज़्यादा अति आर्द्र और उप आर्द्र, इस प्रकार से। इसमें मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? प्रश्न ऐसे बनेंगे, कोई अलग से नहीं आएंगे कि वन किस प्रकार के हैं। मिश्रित पतझड़, नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास, बाणगंगा, चंबल, माही। जलवायु कैसी है? आर्द्र। वर्षा कितनी है? 60 से 80। औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 500 मीटर की। ढाल किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं। यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है? जलोढ़ दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो नदियाँ अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लाती हैं वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से जो नदियाँ निकलती हैं वे अपने साथ मिट्टी लाती हैं, और वो मिट्टी पानी के साथ जो मिट्टी लाते हैं वो पूर्वी मैदान में बिछा दी जाती है नदियों के द्वारा। तो ये जलोढ़ और साथ में दोमट, इसको क्या बोलते हैं? अल्फी सोल्स। इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ फसलें मुख्य रूप से गेहूँ है, जौ, चना, सरसों आदि पाई जाती हैं। मुख्य फसलें वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य फसलें और इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं ज़्यादातर। तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये याद रखना। बीहड़ इस प्रदेश की मुख्य विशेषता है। बीहड़ आपने सुना भी होगा पहले नाम। चंबल नदी है, ये काफ़ी खतरनाक रूप से खाई के रूप में गड्ढे बनाती है अपने रास्ते में। काफ़ी अधिक संख्या में मिट्टी का कटाव करती है, बड़े बड़े गड्ढे बनाती है, मिट्टी का कटाव बहुत अधिक करती है चंबल नदी। तो खतरनाक रूप से जो बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं चंबल के द्वारा और खाईनुमा आकृति बनाई जाती है, उसी को हम बीड़, इसी कारण इसे बीड़ प्रदेश भी कहते हैं। यह इसकी मुख्य विशेषता है। और ये बीड़ कहाँ पाए जाते हैं? चंबल बेसिन में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलो इसे मानचित्र के माध्यम से थोड़ा और देख लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये पूर्वी मैदानी भाग है। ये तो आ गया मरुस्थलीय प्रदेश, हमने पढ़ लिया था कल। ये आ गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। अब इस अरावली पर्वत श्रृंखला के सारे देखिए, यहाँ नीचे तक बांसवाड़ा तक, ऊपर अलवर है, डीग है, यहाँ से होता हुआ धौलपुर है, करौली, फिर ये देखिए नीचे तक आ चुका है। ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ इस मैदान में मिट्टी जमाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी आती है। और ये भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है उसी का ये एक भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर की है। 60 से, यानी यहाँ 60 और यहाँ 80, 60 से 80 सेमी के बीच में वर्षा होती है। और ये है आगे हाड़ौती प्रदेश। कौन सा? दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण भागीय हो गया। जिस प्रकार से ये दक्षिण और ये पूर्व, तो यहाँ पर है हाड़ौती। तो इसकी दिशा कौन सी होगी? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी बोलते हैं, या हाड़ौती प्रदेश। और ये हमारा मैदान है, पूर्वी मैदानी भाग। तो इसके बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे पहले का ये, उसके बाद यानी ठीक इससे नया, सबसे पुराना ये, इससे नया ये, और फिर इससे नया ये पठारी प्रदेश, और सबसे नया ये। तो अगर हम अब से वर्तमान से पहले की तरफ बढ़ें तो 1 नंबर पर तो ये आ गया सबसे नवीन, और 2 नंबर पर ये आ गया, और 3 नंबर पर ये मैदान आ गया, और 4 नंबर पर
ये अरावली आ गई। और अगर शुरू से लेकर नवीन अब वर्तमान की तरफ बढ़ें तो सबसे पुराना ये, फिर ये, फिर ये और अब ये। इस प्रकार से समय के अनुक्रम में इनको विभाजित किया जा सकता है। आगे हम इस हाड़ौतिक का पठार है इसके बारे में और अध्ययन कर लेते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? क्रिटेशियस युग का, वो प्लीस्टोसीन युग था पूर्वी मैदानी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, लेकिन ये क्रिटेशियस है। जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला थी वो प्री कैम्ब्रियन युग की, याद है ना? प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस और प्लीस्टोसीन। और प्लीस्टोसीन के दो भाग हैं, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक तो पूर्वी मैदान और अंतिम उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। तो यहाँ कौन से युग की बात चल रही है? क्रिटेशियस युग की बात चल रही है, उस समय का है ये। और समय के अनुक्रम में दूसरा है। दूसरा किस प्रकार से? अभी मैंने आपको बता दिया था। सबसे पुराना चौथे नंबर पर है अरावली, तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदान और दूसरे नंबर पर है हाड़ौती का प्रदेश और पहले नंबर पर है मरुस्थल। यहाँ 6.49% क्षेत्रफल है। पूरे राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्षेत्रफल वाले, जनसंख्या वाले। तो 6.49% है, 49% है वो क्षेत्रफल कवर कर रखा है इसने। 11% 11% है जनसंख्या यहाँ बसती है, निवास करती है। तथा यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है भारत का, यानी दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका एक हिस्सा है। तथा गोंडवाना लैंड का अवशेष, गोंडवाना लैंड, अंकारा लैंड और टेथी सागर के बारे में हमने चर्चा कर रखी है। तो दो तो हैं टेथी सागर के अवशेष और दो हैं गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से हैं? एक तो अरावली और ये पठारी प्रदेश। यह 6 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। इसका दक्षिण से उत्तर व उत्तर से पूर्व की तरफ ढाल है। ये दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पूर्व, ये याद नहीं रहता है, आपको याद रखना भी नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसे ये चंबल मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है कौन सी नदी? चंबल। तो ये दिशा कौन से आगे? दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। और यहाँ राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये ऐसे मुड़ती है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर ऐसे होती हुई आगे चली जाती है। तो यहाँ देखिए दक्षिण से उत्तर, ये सबसे पहले तो दक्षिण से उत्तर की तरफ आई है, जैसा इसे लाइन में लिखा है। इसका दक्षिण से उत्तर, तो ये तो आ गया दक्षिण से उत्तर। फिर उत्तर से पूर्व, फिर देखिए ये उत्तर से पूर्व की तरफ आगे बढ़ गई, पूर्व की तरफ ढाल है। तो जिस तरफ ढाल होता है उसी तरफ बढ़ती आगे नदी। तो जैसे ये चंबल नदी बह रही है उसी अनुक्रम में इसे याद कर लीजिए। ये 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 ऑप्शनों में आप दक्षिण से शुरुआत कीजिए, दक्षिण से उत्तर की तरफ आएगी, उत्तर से पूर्व की तरफ आगे बढ़ जाएगी। कौन सी? चंबल नदी। तो जिस प्रकार से चंबल नदी बढ़ती है उसी प्रकार से ये आगे जाएगी। और यहाँ 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। वर्षा कितनी? 80 से 120 सेमी, जो कि अति आर्द्र जलवायु लिए हुए हैं। चंबल, यहाँ की मुख्य नदियाँ पूछ सकते हैं तो चंबल नदी, पार्वती नदी, आहू नदी, काली सिंध नदी, परवन नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अति आर्द्र, यहाँ की मुख्य जलवायु कौन सी है? अति आर्द्र। यहाँ सघन यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वर्षा ठीक होती है, 80 से 120 सेमी के लगभग वर्षा होती है। तो ज़्यादा वर्षा मिलने से यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। वर्षा भी ज़्यादा और कर्क रेखा इसके नज़दीक से गुजरती है तो गर्मी भी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा होने पर वहाँ सदाबहार वन यानी पौधे होते हैं, उनकी लंबाई भी ज़्यादा होती है, हमेशा हरियाली रहती है, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ। इस प्रदेश की मिट्टी कैसी होनी चाहिए फिर? क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों है?
काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी। हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी है? काली, लाल और कछारी, जिसको वर्टिसोल्स बोलते हैं। वर्टिसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न में ये बहुत बार पूछा गया है कि वर्टिसोल्स कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में। हाड़ौती प्रदेश है, इसका एक जिला दे देते हैं, तो झालावाड़ में पाई जाती है वर्टिसोल्स से। और झालावाड़ कहाँ है? इसी हाड़ौती प्रदेश में दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इसी के अंतर्गत आता है। आगे इसमें यहाँ की मुख्य फसलें मसाले, सोयाबीन, कपास आदि हैं। मसालेदार जो खेती होती है वो सोयाबीन और कपास, ये मुख्य फसलें हैं। लावा पठार यहाँ की मुख्य विशेषता है। लावा पठार आप जानते हैं, कोई भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, तो उससे लावा निकलता है। लावा निकलता है और वो लावा धीरे धीरे चारों तरफ ऐसे गिरते हुए ठंडा हो जाता है, तो लावा होता है। उस लावा से बने पठार, यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है? लावा पठार, लावानुमा है ये पठार। तो इस प्रकार से हाड़ौती प्रदेश के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक बार पुनः देख लेते हैं, मानचित्र के माध्यम से देखिए। सबसे पहले तो ये है उत्तर पश्चिम का उत्तरी भाग, ये ऊपर वाला उत्तरी भाग और ये पश्चिम भाग। तो उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है, ये मरुस्थलीय भाग आ गया। और इस मरुस्थल के यहाँ तक है, ये मरुस्थल के दो भाग बना दिए। यहाँ 40 सेमी से और यहाँ 10 सेमी से 40 सेमी तक वर्षा होती है। और इन दोनों के बीच में यहाँ एक एक और विभाजक रेखा बना दी है। प्रश्न पूछा गया है एक बार का कि राजस्थान का जो मरुस्थल है इसके भी दो भाग बना दिए, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क है। ये तो शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है। ये ऊपर वाला सिंचित है दोस्तों, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका वो थोड़ा सिंचित की वजह से सिंचित आजकल इस साइड में भी आ रहा है। तो ये अर्ध शुष्क और ये शुष्क है, इनको विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेमी। यहाँ 25 सेमी, ये 40 सेमी, कई बुकों में 50 सेमी भी लिखा हुआ होता है। तो ये 10 से 40 सेमी वर्षा है। और यहाँ बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। जो जोधपुर है, इस जोधपुर के आसपास फलोदी, यहाँ बालू का स्तूप मुक्त का मतलब ये वाला नहीं है, यहाँ तो बालू का स्तूप हैं, लेकिन ये इलाका है इसमें बालू का स्तूप नहीं है, यानी रेतीले टीले नहीं है, बल्कि समतल जमीन है। लेकिन है ये मरुस्थल का ही भाग है। पलाया झीलें पाई जाती हैं यहाँ पर। और उत्तर की तरफ ये देखिए, यहाँ से कौन सी नहर आती है? राजस्थान नहर, राजकरनाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, तो वो यहाँ आती है। तो उसकी वजह से यहाँ आजकल सिंचाई काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है, इसलिए ये सिंचित क्षेत्र बन चुका है। ऊपर घग्गर नदी है, गंगानगर हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से आती है वो। तो हनुमानगढ़ के बीच में से होती हुई घग्गर नदी आगे चली जाती है, अनूपगढ़ की तरफ है। यहाँ सिंचाई की अच्छी मात्रा में होती है। तो ये तो हो गया मरुस्थल का भाग। और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण नीचे की तरफ आ गया, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो ऊपर की तरफ तो ये संकरा है, जबकि दक्षिण भाग में काफ़ी चौड़ाई उदयपुर की तरफ है, सिरोही से लेकर उदयपुर तक चौड़ाई लिए हुए है। बीच में से ये बिल्कुल संकरा आ चुका है। ये मैदानी भाग जो ये इस कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये है मैदानी भाग। और फिर ये देखिए, अरावली ऊपर की तरफ से कम चौड़ी और नीचे की तरफ यहाँ ज़्यादा चौड़ाई में आ रही है। तो अरावली का भाग नीचे की तरफ ज़्यादा चौड़ाई में, ऊपर की तरफ कम चौड़ाई में, और बीच में बिल्कुल संकरा है।
ये कोई अलग भाग नहीं है, मरुस्थलीय प्रदेश है उसी का भाग है, लेकिन ये अर्ध शुष्क है और ये शुष्क है। यहाँ मैदान है, ये सिर्फ पूर्वी मैदान नाम के आधार पर हम सिर्फ पूर्वी दिशा में हम लिख देते हैं, जो कि गलत होता है दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये देखिए नीचे तक आ चुका है, अरावली से भी नीचे आ चुका है। ये राजस्थान में जो अरावली है इसके ठीक नीचे बांसवाड़ा जिला है, यहाँ तक आ चुका है। तो ये पूर्वी मैदानी भाग दक्षिण से उत्तर तक है, यानी अलवर से शुरू होकर ये नीचे की तरफ पहुँच चुका है, पूरा लंबा है, अरावली के सारे सारे नीचे तक आ चुका है। तो दक्षिण तक हम लिखेंगे इसको। बांसवाड़ा किस क्षेत्र में आता है, किस प्रदेश में आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, न कि हाड़ौती में। अब ये हाड़ौती वाला इलाका, ये जो अलग ये नक्शा बनाए हुए है, दक्षिण भाग और ये पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है हाड़ौती प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ पठार होने की वजह से, पठार क्या होता है, एक तो पर्वत होते हैं जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, एक होते हैं सीधे मैदान, मैदान से ऊंचे और पर्वतों से नीचे, यानी मीडियम, बीच में इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ भी नहीं होती हैं इनमें, लेकिन ये पथरीला इलाका पठार कहलाता है। मैदान जैसा ही होता है, ज़मीन से जो सीधा मैदान होता है उससे ऊपर उठा हुआ पथरीला इलाका, लेकिन इस प्रकार की चोटियाँ इसमें नहीं होती हैं। तो ये पठार होता है, जो कि हाड़ौती का पठार है यहाँ। अगर दोस्तों आपके ठीक से समझ में आ रहा है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना दोस्तों, बीच में भूल मत जाना, ताकि मेरा भी कुछ हौसला बढ़े। एक बार पुनः हम 2 मिनट में पूरे के पूरे जो मैंने दोनों वीडियो में बताया इनका सार एक बार हमें तुलनात्मक दृष्टि से याद कर लेते हैं। जैसे ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल के बारे में अगर समय के बारे में पूछें, सबसे नवीन है, सबसे नया, ये सबसे पुराना, ये सबसे पुराना, ये सबसे नया, और ये तीसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे का, ये चौथे का, और ये पहले नंबर का। और युग, ये प्लीस्टोसीन युग और ये प्लीस्टोसीन युग, जबकि ये गोंडवाना लैंड और ये प्री कैम्ब्रियन, जबकि ये प्री कैम्ब्रियन और ये क्रिटेशियस युग। ठीक इसी प्रकार से क्षेत्रफल में देखें तो यहाँ 61.11% जन क्षेत्रफल लिए हुए है, ये मरुस्थल 61.11% एरिया कवर करता है, जबकि ये अरावली सिर्फ 9.1% है और 23.3% ये मैदान है। मैदान कितना? 23.3% है और 6.49%, 6.49% हाड़ौती प्रदेश है। जनसंख्या यहाँ 40% है और इस अरावली पर्वतीय श्रृंखला इसमें सिर्फ 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इस मैदान में क्षेत्र कम है फिर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा, यानी 39% जनसंख्या, 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है और 11% जनसंख्या हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है। 6.49% जो एरिया उसमें 11% जनसंख्या और ये 23.3% एरिया पूर्वी मैदान का, इसमें 39% जनसंख्या। अवशेष के रूप में देखें तो ये तो है टेथी सागर का अवशेष, ये भी टेथी सागर का अवशेष, जबकि ये अरावली पर्वतीय श्रृंखला ये गोंडवाना लैंड का और ये हाड़ौती पठार ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके हिसाब से देखें उनका हिस्सा कौन सा है, तो उसमें एक तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। भारत में 2 हिस्से हैं, एक तो उत्तर की तरफ जो विशाल मैदान है गंगा यमुना वाला, और दूसरा नीचे की तरफ जो प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ प्रायद्वीपीय पठार के भाग तो कौन कौन से हैं? एक तो ये पर्वत वाला इलाका और एक ये पठार वाला इलाका, जबकि जो मैदान बचे हैं चाहे वो मरुस्थल वाला है चाहे ये पूर्वी मैदानी है, ये दोनों के दोनों उत्तर भारत के विशाल मैदान के ही हिस्से हैं। और इनका ढाल अगर देखें तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ से दोनों तरफ नदियाँ निकलती हैं। कहने का मतलब ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये ऊंचाई पर है, इसके कुछ नदियाँ तो पश्चिम की तरफ जाती हैं, तो जो पश्चिम की तरफ जाती हैं ये तो मरुस्थल में आ गई, उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें आ गई। तो यहाँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से ये उत्तर पूर्व भाग हो गया, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ इस साइड में नदियाँ आती हैं, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। और ये जो मैदानी भाग है इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ ये पश्चिम और यहाँ से पूर्व की तरफ जाते हैं, जो कि गंगा में मिलते हैं, यमुना गंगा
और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो ये पश्चिम से पूर्व मैदान और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मरुस्थल में। जबकि यहाँ ढाल के बारे में अगर इस अरावली पर्वत श्रृंखला में देखें तो दोनों तरफ ढाल है, इसका मतलब पार्श्व ढाल। जबकि हाड़ौती प्रदेश है, यहाँ चंबल नदी यहाँ से आई, यहाँ प्रवेश किया, तो प्रवेश करने का मतलब है दक्षिण से उत्तर की तरफ आई और फिर ये पूर्व की तरफ बढ़ गई। जिस प्रकार से चंबल नदी बढ़ी है उसी प्रकार से ये ढाल भी आ जाता है। तो हाड़ौती प्रदेश से दक्षिण से उत्तर और उत्तर से फिर पूर्व की तरफ ये 16 जिलों में फैला हुआ है। जबकि ये 13 जिलों में, ये भी 13 जिलों में और ये 6 जिलों में। आप जोड़कर देख मत लेना कि 16, 13, 13 और 6 41 बनते हैं क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कुछ ज़िले हैं जो दोनों और क्षेत्र कवर करते हैं। तो यहाँ ये 16 जिलों में फैला है, ये 13 में, ये 13 में और ये 6 में। औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो ये तो है 150 से 350 के लगभग, 350 मीटर, और ये 930 मीटर जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और ये मैदान है, ये 200 से 500 मीटर। जबकि हाड़ौती प्रदेश है, ये 450 से 600 मीटर, यानी 450 से 450 से लेकर 600 मीटर ऊंचाई लिए हुए हैं। सबसे ऊंचा कौन सा? अरावली, उससे कम हाड़ौती, क्योंकि 450 से 600, और उससे नीचा ये पूर्वी मैदान 200 से 500 मीटर। जबकि सबसे नीचा ये मरुस्थल 150 से 380। और ये ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है दोस्तों। वर्षा यहाँ 10 से 40 सेमी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? मरुस्थल है, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है। तो इसमें 10 से लेकर 40 सेमी वर्षा होती है, और इस अरावली में 40 से 60 सेमी वर्षा होती है, जो कि उप आर्द्र जलवायु लिए हुए है। और यहाँ मैदान में 60 से 80 सेमी वर्षा होती है, जो कि आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। और ये हाड़ौती वाला 80 से 120 सेमी वर्षा के साथ है, सबसे अति आर्द्र क्षेत्र माना जाता है। नदियाँ इसमें देखिए, घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में यहाँ से प्रवेश की थी ना, तो एक तो घग्गर नदी होगी, और एक ये नागपाड़ से निकलकर लूनी नदी है, ये जालोर की तरफ से होती हुई आगे निकल गई गुजरात की तरफ। तो ये लूनी और घग्गर नदी मुख्य नदियाँ दो हैं। जबकि इसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश में सिर्फ एक नदी है, जो कि बनास नदी है, और ये यहाँ से निकलकर फिर पूर्वी मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में सिर्फ एक ही नदी का नाम मुख्य याद रखना हमें, कौन सी? बनास। जबकि पूर्वी मैदान में बनास है, बाणगंगा है। बाणगंगा जयपुर के पास वाले इलाके में, जयपुर से निकलते हैं ना, तो बाणगंगा, एक ये चंबल आ गई, ये भी पूर्वी मैदान से होती हुई जाती है। माही नदी यहाँ मध्य प्रदेश से आकर, यानी दक्षिण से आकर वापस दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, राजस्थान के दक्षिण भाग में। 56 का मैदान आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़ लेंगे। और तो 56 का मैदान है, वहाँ से माही की नदी दक्षिण से आकर दक्षिण की तरफ वापस चली जाती है, लेकिन है ये पूर्वी मैदान का भाग। चंबल नदी, हाड़ौती में कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल नदी एक तो ये आ गई, पार्वती नदी यहाँ, और आहू, काली सिंध, परवन, ये सारी की सारी नदियाँ, पार्वती नदी यहाँ पर है। तो ये नदियाँ चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन, ये हाड़ौती प्रदेश में आती हैं। जलवायु, ये तो शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये उपार्द्र, ये आर्द्र, ये अति आर्द्र। यहाँ कांटेदार, अगर वनों की चर्चा की जाए तो वन यहाँ पर तो है कांटेदार झाड़ियाँ, और यहाँ भी कांटेदार झाड़ियाँ हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय अरावली पर्वतीय श्रृंखला, यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ, लेकिन उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ बोली जाती हैं। और इसमें मिश्रित पतझड़, कौन से? मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। और यहाँ हाड़ौती में सघन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। मिट्टी कैसी है? यहाँ तो है रेतीली बलुई मिट्टी, मोटे मोटे दानों वाली, जिसमें पानी के ठहरने की क्षमता बहुत ही कम होती है, और इसको एरिडी एंटीसोल से बोलते हैं, एंटीसोल से, और वो भी एरिडी एंटीसोल से। इस मरुस्थल की विशेषता है
इनसेप्टी सोल से, यानी ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें इनसेप्टी सोल से मिट्टी पाई जाती है, काली भूरी पथरीली। जबकि मैदान में जलोढ़ दोमट मिट्टी जिसको एल्फी सोल्स कहते हैं, और पठार में काली लाल कछारी मिट्टी जिसे वर्टिसोल्स कहते हैं। फसलें यहाँ पर है ग्वार, बाजरा, मोठ, तिल, इस प्रकार है। ये तो बिरानी है, लेकिन सिंचित क्षेत्र में भी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है चना है, गेहूँ है, ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती हैं। यहाँ गंगानगर में नरमा, कपास भी होता है। और इसमें जो अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ मक्का, ज्वार मुख्य फसलें हैं। पूर्वी मैदानी भाग है, इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि। जबकि यहाँ हाड़ौती प्रदेश में मसालेदार फसलें हैं, सोयाबीन है, कपास है। इसमें बालू का स्तूप, अगर मुख्य विशेषता के बारे में चर्चा की जाए तो यहाँ तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं। किसमें? उत्तर पश्चिम मरुस्थल में। और अरावली पर्वतीय श्रृंखला, यहाँ खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। और पूर्वी मैदानी ये इलाका है, चंबल नदी के पास वाला चंबल नदी बेसिन है, यहाँ बीड़ पाए जाते हैं। जबकि इसमें लावा पठार, हाड़ौती प्रदेश में लावा पठार। इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया है। ये 2 वीडियो देखने के बाद में समझने के लिए आपके पास शेष नहीं बचा है, सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास करना है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।